हमने क्या देखा था कि लास्ट क्लास में आपका जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन जब भी आपका एंथर से रिलीज होगा 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, ठीक है। फिर जैसे ही वो स्टिग्मा पे पहुंचता है, स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद उसकी जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है और 1 सेल से 2 सेल बना लेगी। तो टोटल हमारे पास कितनी सेल हो जाती थी यहाँ पे 3 सेल स्टेज हम इसको बोल देते हैं नहीं। तो यहाँ तक हमने पूरा फिनिश कर लिया था कि 60% एंजियोस्पर्म एंथर से रिलीज होता है 2 सेल स्टेज में, फिर वो स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद 3 सेल स्टेज में कन्वर्ट होता है और 40% पोलन ग्रेन्स क्या होता है 3 सेल स्टेज में ही एंथर से रिलीज होता है। ये हमने पढ़ा था, राइट यहाँ तक। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम आपका। अब सबसे पहले लिखो पोलन ग्रेन। अभी ना थोड़ा सा हमारा पार्ट रह रहा है मेल गैमेटोफाइट का, उसको फिनिश करके फिर फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट करेंगे। अगर आप चाहें आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ साथ लिख रही हूँ तो स्पीड थोड़ा कमी रहेगी पढ़ाने की। देखो पोलन ग्रेन का साइज के ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। 25 से 50 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। पोलन ग्रेन क्या होता है, एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है, इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। पोलन ग्रेन को ही हम बोल देंगे आपका मेल गैमेटोफाइट, यही हमारा मेल गैमेटोफाइट है और यही क्या है आपका हैप्लॉइड। अब गैमेटोफाइट और गैमीट में डिफरेंस क्या होता है, देखो फाइट का मतलब होता है बॉडी, तो वो बॉडी जो मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। पोलन ग्रेन के अंदर ही तो मेल गैमीट होगा, पोलन ग्रेन मेल गैमीट थोड़ी ना, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स प्रेजेंट है। पोलन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। हमने लास्ट क्लास में देखा था वेजिटेटिव सेल क्या बनाने का काम करेगी, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन कराएगी। अच्छा पोलन ग्रेन के ऊपर 2 लेयर्स प्रेजेंट थी, कौन कौन सी लेयर्स थी, कौन बताएगा। एक्साइन इंटाइन। एक्साइन किससे बनी हुई थी, स्पोरोपोलेनिन। और इंटाइन किससे बनी हुई थी, सेलुलोज और पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन से बनी हुई थी। वेरी गुड। तो मतलब यहाँ तक सबको क्लियर है पूरी तरीके से। अब देखो अब लास्ट हमारा ना एक डीपीपी में मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ था पोलन बास्केट का, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने गलत किया था, उसको समझ लो क्या होता है वो पोलन बास्केट। तो बच्चे जो पोलन बास्केट है ना, पोलन बास्केट के वर्कर जो हनी बीज होती है ना, वर्कर हनी बीज की हिंड लेग में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसके अंदर पोलन ग्रेन्स को इकट्ठा करती रहती है। तो पोलन बास्केट कुछ नहीं है, इट इज अ कैविटी इन hind leg of a worker bee। एक वर्कर बी के हाइंड लेग में प्रेजेंट होने वाली कैविटी है ये आपकी पोलन बास्केट। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। फिर एक क्वेश्चन हमारा था वहां पे कि पोलन ग्रेन जो है हमारा, पोलन ग्रेन के अंदर एक पोर होता था जिसको बोलते थे जर्म पोर। तो जर्म पोर क्या होता था, उससे पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जहां से पोलन ट्यूब निकलती है। और जर्म पोर का ये भी बोलते हैं कि जहां पे हमारा स्पोरोपेलेनिन एब्सेंट होता है, वेयर स्पोरोपेलेनिन इज एब्सेंट। ये आपको याद रखना है यहाँ पे। देन यहाँ तक। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हमारा लास्ट क्लास में हमने डिफरेंस किया था ना, किसमें, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल के अंदर डिफरेंस कर लिया था। एक्साइन और इंटाइन के अंदर डिफरेंस हमें क्लियर है। अच्छा हाँ, एक्साइन इंटाइन में एक बार डिफरेंस लिख लो आप, ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में हेल्प करेगा। एक्साइन इंटाइन, देखो सबसे पहले एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। यस स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, एक टाइप का लिपिड होता है ये। अच्छा एक्साइन की प्लॉइडी क्या आती है हमारी, डिप्लॉयड। यस डिप्लॉयड। इंटाइन क्या होता है, टाइम बना होता है हमारा सेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टिन। प्लस पैक्टिन से बना होता था। और इसकी प्लॉइडी क्या होती है हमारी, हैप्लॉइड, ठीक है। और एक्साइन को हम बोलते हैं इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मटेरियल। ये हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है, इज नॉट
डाइजेस्टेड बाय एनी एंजाइम, मींस कोई भी एंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। एंड नो इफेक्ट ऑफ एसिड्स, एल्कलीज या फिर टेम्परेचर, किसी चीज का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा ये एग्जाइम लेयर की वजह से पोलन ग्रेन क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है एज अ फॉसिल, प्रिजर्व एज फॉसिल्स। तो ये कुछ पॉइंट्स है, देखो आप लोगों को याद रखने, मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों को लिखवा। एग्जाइन की बात करेंगे, इसी कंपैरिजन में एग्जाइन हमारी डिसकंटीन्यूअस होती है। एक पॉइंट होता है जहाँ पे स्पोरोपोलन नहीं होता, मतलब एग्जाइन नहीं होती, उसको बोलते हैं जापोन। और इंटाइन का क्या काम क्या होता है, पोलन ट्यूब बनाने का काम होता है इसका ही। बताओ बच्चों, ये वाले पॉइंट समझ में आए? यस मैम। चलो, यहाँ तक अब हमें समझ में आ गया क्लियरली। अब नेक्स्ट मैम हमारे स्टार्ट होते हैं पोलन ग्रेन के फीचर्स क्या क्या है। मैम हाँ जी, मैम बैक वाली स्लाइड बता। एक सेकेंड, ये देखो। मैम एक बार जो आपने कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स के एग्जांपल्स लिखवाए थे वो एक बार बता दो, मिले नहीं नोट्स में। ठीक है, मैं लिखवा दूंगी उनको, ओके अगर मैम। आप लिखना चाहो लिख लो। टाइफा, डिप्स, और एक तो और नाम होता है इसके, टाइफा ड्रिम्स होता है। एक सेकेंड, ये साइलेंट से कर लो इसको। राइटस। आगे चलो, मैं इसको पूरा पॉइंट बनवा के लिखवाती हूँ। ये हो गया यहाँ तक स्लाइड्स, बताओ। यस मैम। हाँ, तो पहले फीचर्स नहीं, पहले कंपाउंड पोलन ग्रेन लिख लेता है। देखो, कंपाउंड पोलन ग्रेन क्या होता है, हमारा कंपाउंड पोलन ग्रेन जहाँ पे हमारे माइक्रोस्पोर सेपरेट नहीं होते, मतलब एक टेट्राड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं ये, वेयर माइक्रोस्पोर डू नॉट सेपरेट। इसके एग्जांपल्स देखो, टाइफा, ड्रोसेरा, जिनसिस और आपका ड्रीमिस। थोड़े से अजीब से नाम है, बट ट्राई करना, याद हो जाएंगे। ओके मैम। और मैम इसमें टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्पोर टेट्राड भी पूछते एग्जाम में। टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड का, हाँ वो भी है, वो भी करवाऊंगी मैं आज आप लोगों को। जैसे एक टी शेप होता है ना, और एक लीनियर ये शेप मैम होता है, ये वाली शेप की टेट्राहेड्रल बात करें ना। और आइसोबाइलेटरल। हाँ, ये इन शेप्स का बात, ये भी पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो एक पॉइंट तो हो गया हमारा कंपाउंड पोलन ग्रेन, और एक और होता है कंडीशन व्हेन ऑल माइक्रोस्पोर्स of an anther lobe remain united। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, जब हमारे सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स जो होते हैं ये एक ही एंथर लोब के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, तो उस पोलन ग्रेन को बोलता है कंपाउंड पोलन ग्रेन। और जो वो स्ट्रक्चर बनती है ना, जो ये हमारी ऐसे स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे ऐसे दो के दो पोलन ग्रेन हमारे बन रहे हैं, एंथर लोब के अंदर सारे के सारे माइक्रोस्पोर अटैच हो जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को बोलता है पोलोनियम। इसको ना मैं आपको गूगल से इमेजेस दिखाऊंगी, अगर इनके गूगल पे इमेजेस प्रेजेंट होंगी तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंपाउंड पोलन ग्रेन कैसा दिखेगा और हमारा पोलोनियम कैसे दिखेगा। पोलोनियम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि पोलोनियम की एग्जांपल, पोलोनियम किस किस के अंदर बनता है। पोलोनियम हमारा बनता है कैलोट्रॉपिक्स के अंदर और ऑर्चिड्स में, जहां पे हमारे माइक्रोस्पोर जो होता है एक एंथर लोब के अंदर ही यूनाइटेड, मतलब अटैच रह जाता है। काइंड ऑफ यही है हमारा कंपाउंड पोलन ग्रेन के जैसे ही, बिल्कुल। बताओ, यहाँ तक क्लियर हुआ?
यस मैम। चलो अब वो शेप वाला देख लेते हैं। उसको बोलते हैं हम आपका डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ पॉलन ग्रेन। डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोस्पोर बोलेंगे इसको। अब देखो सबसे पहले इसमें फर्स्ट आता है हमारा जो सबसे मतलब कॉमन होता है, मींस मोस्टली एंजियोस्पर्म्स के अंदर हमारा यही प्रेजेंट होता है, टेट्राड या फिर आइसोबाइलेटरल। अब टेट्राड और आइसोबाइलेटरल के अंदर, टेट्राड के अंदर होता है जैसे एक ये हो गया मेरा माइक्रोस्पोर, एक ये हो गया और एक ये, और एक माइक्रोस्पोर इसके जस्ट बैक साइड में, मतलब एक 3D डायरेक्शन में अगर प्रेजेंट होता है। और इनके बाहर हमारी कौन सी लेयर होती है, कौन सी लेयर होती है इनके बाहर, बोलो। टैपेटम। टैपेटम नहीं होती, भूल गए। एलेज। यस कैलोज, कैलेज तो एंजाइम होता है, कैलोज लेयर होती है जिसकी वजह से टेट्राड बनता है हमारा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया हमारा टेट्राड या फिर आइसोबाइलेटर, वहां पे हम उसको स्पोर टेट्राड या माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा लीनियर। अब लीनियर के अंदर कैसा दिखता है, लीनियर के अंदर चारों के चारों माइक्रोस्पोर ऐसे एक लाइन में प्रेजेंट होंगे बस, और इनके बाहर ये हमारी कैलोज की लेयर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल होता है एक्सलीपियास, LEPIAS, ये हमारा लीनियर हो गया। फिर एक होता है हमारा यहाँ पे टी शेप। टी शेप में कैसे होगा, एक माइक्रोस्पोर यहाँ पे, एक यहाँ पे और दो नीचे की साइड, ये ऐसे प्रेजेंट होता है। फिर इसके ऊपर ऐसे ये लेयर आती है, बन गई ना देखो टी शेप। इसका एग्जाम्पल होता है हमारा एरिस्टो लोकिया। फिर थर्ड आता है, फोर्थ वन सॉरी, डेक्यूसेट अरेंजमेंट। अब डेक्यूसेट के अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे एक हमारा माइक्रोस्पोर ऐसे और दो ऐसे होंगे यहाँ पे और एक ऐसे नीचे की साइड। इस वाले अरेंजमेंट को बोलते हैं डेक्यूसेट अरेंजमेंट, जो हमारा पाया जाता है मैग्नेलिया के अंदर। बताओ अब समझ में आ गया माइक्रोस्पोर्स के अरेंजमेंट भी। यस मैम। डन, स्लाइड चेंज कर ले। यस मैम। हाँ मैम। चलो फिर अब हम चलते हैं अपने फीचर्स पे। कौन कौन से फीचर्स हमें देखने के लिए मिलेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है आपका फीचर्स से भी। तो देखो सबसे पहला फीचर जो होता है हमारा होता है पोलन एलर्जी। लिखो पोलन एलर्जी क्या होता है। देखो पोलन एलर्जी का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जो विंड पॉलिनेटेड पॉलन्स हैं वो क्या होता है बहुत ज्यादा स्मॉल साइज के होता है, क्योंकि लाइट वेट होंगे तभी विंड के थ्रू उनके पॉलिनेशन होगा। तो क्या होता है ह्यूमंस के थ्रू इनहेल कर दिए जाते हैं वो। अब जब वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर पॉलन ग्रेन्स जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होगी जिसको हम बोलते हैं ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है या फिर एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। तो दो प्रॉब्लम्स का नाम याद रखना है। और ये कौन से वाले पॉलन ग्रेन कराएंगे जनरली प्रॉब्लम, जिनका पॉलिनेशन विंड के थ्रू हो रहा है, जिनका साइज बहुत ज्यादा स्मॉल है। देखो मैनी विंड पॉलिनेटेड pollen grain species pollens with small size yet inhaled can produce। अच्छा मैं जो लिखती हूँ ये ज्यादा छोटा तो नहीं होता ना, मतलब समझ में आ जाता है लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसका फॉन्ट चेंज करूँ, नो मैम मैम। क्लियर है ना। सही है। ठीक है, मैम। एक्चुअली ना मैं जो YouTube पे आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स अपलोड करा रही हूँ उसमें देखा मैं, तो मुझे लग रहा था कि मतलब थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा है, बच्चों को प्रॉब्लम तो नहीं आती होगी, बट मैं ट्राई करूंगी थोड़ा सा ना ओपन ओपन करके लिखूं स्पेस देके ताकि और ज्यादा क्लियर आ जाए।
तो ये मैम इसमें मैंने अब एग्जांपल्स लिख रखे हाँ हैं, इसका पार्थेनियम और अमरैंथस और यस एग्जाम्पल कीमोपोडियम, है हमारा पार्थीनियम। कैरेट ग्रास, पार्थीनियम का दूसरा नाम भी होता है, क्या होता है? कैरेट ग्रास। यस कैरेट ग्रास। और ये कैरेट ग्रास आया कैसे था, मतलब ये कैरेट ग्रास ना किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट हुआ था इंडिया के अंदर, यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है। पहले पता है क्या होता था, जब हमारा उसमें 1947 के टाइम पे जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस टाइम पे ना हमारे यहाँ पे इंडिया में ना गेहूं की वो नहीं थी, फार्मिंग नहीं होती थी। तो जिसके लिए वजह से क्या कराते था, यूएसए से व्हीट को इम्पोर्ट कराया जाता था। तो कई एक बार क्या हुआ, जब इम्पोर्ट करा रहे थे अराउंड 1960 के आसपास, कि व्हीट के साथ साथ ना कुछ आपके ये कैरेट ग्रास के पोलन ग्रेन्स आ गए थे उस व्हीट के साथ मिक्सअप होके। अब ये व्हीट के साथ मिक्सअप वहां पे क्या था, यूएसए का जो इन्वायरमेंट था इन पोलन ग्रेन्स के लिए एडेप्टेड हो चुका था। मतलब वहां पे प्रीडेटर्स प्रेजेंट थे जो इन पोलन ग्रेन को खा लेते थे, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर नया नया आया, इसके अगेंस्ट कोई प्रीडेटर नहीं था जो इसको किल कर सके या फिर जो इसको खा सके, है ना, ऐसा कुछ प्रेजेंट था, जिसकी वजह से उस टाइम पे इंडिया में बहुत ज्यादा ब्रोंकाइटिस और अस्थमा ये वाले केसेस देखने के लिए मिले थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि पार्थेनियम इंडिया में कहाँ से फैला था, 1961 में आया था ये, एंड इट केम along with imported wheat from USA। तो ये पूछा जाता है कि किसके साथ आया था, तो व्हीट के साथ आया था ये हमारा। और यही क्या करता है, इट कोज पोलन एनर्जी। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन आएगा, या तो एग्जाम्पल पूछ लेंगे या किसके साथ इंपोर्ट होता है ये पूछ लेंगे। अब इसके बाद आप लोग जो पीडीएफ मैंने आपको दिया होगा ना डीपीपी वाला आपके ग्रुप में, उस वहां से क्वेश्चन सॉल्व करके देखो तो आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला फीचर तो हमारा हो गया पोलन एनर्जी, इसको लिख देता है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड फीचर होता है हमारा यहाँ पे पोलन एज फूड सप्लीमेंट, पोलन एज फूड सप्लीमेंट। अब देखो फूड सप्लीमेंट की तरह पोलन को यूज किया जाता है मोस्टली जो वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं उनके अंदर, और वो भी कैसे यूज किया जाता है, यूज्ड एज टैबलेट, सिरप्स, सिरप, इनके जैसे ये यूज किया जाता है। और कब कहाँ पे यूज किया जाता है, मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न इंग्लैंड। कंट्रीज, राइट। ठीक है, ये आ गया। अभी पोलन ग्रेन को हम फूड सप्लीमेंट ऐसे टैबलेट सिरप इन सब की तरह यूज कर रहे हैं, या फिर क्रीम की तरह भी यूज करते हैं इसको, ये भी होता है क्रीम की तरह भी। ठीक है, तो ये क्या है आखिरकार, क्यों यूज करते हैं, इट इज अ रिच सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स। आज के जितना है ना, मतलब थोड़ा सा हमारा थ्योरेटिकल थोड़ा अलग, लोगों को क्लास चल रही है, अभी जब फीमेल गैमेटोफाइट पढ़ेंगे ना तब समझ में आएगा आपको अच्छे से। एंड ये क्या करता है, इट इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हॉर्स एंड एथलीट्स। तो मोस्टली इनके थ्रू ये यूज किया जाता है, हॉर्स और एथलीट्स की एफिशिएंसी को। पहले टाइम में हॉर्स रनिंग वगैरह होती थी ना, तो रेस वगैरह होती थी, उसमें उन वाले हॉर्स या फिर उन वाले एथलीट्स के लिए यूज किया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थर्ड, पोलन की वायबिलिटी। यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है हमारा, पोलन वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा जब वायबिलिटी, तक ठीक रहेगा। हाँ मतलब जब तक वो नॉर्मल रहेगा, एबिलिटी जब टू तक वो जिंदा जनरेट। रहेगा, या जब तक उसकी लाइफ स्पेन रहेगी। तो पोलन वायबिलिटी क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम टाइम अप टू विच pollen can form pollen tube, मतलब कब तक pollen tube बना सकता है, उस टाइम पीरियड को हम बोलते हैं उसकी वायबिलिटी। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक तो पैडी एंड व्हीट। पैडी एंड व्हीट में ये बोला गया है किसी सबसे शॉर्ट वायबिलिटी होती है, कितनी होती है इसकी शॉर्ट वायबिलिटी, अगर बोल रहे हैं 30 मिनट्स। वायबिलिटी यस 30 मिनट्स होती है। और एक और एग्जांपल हमारी एनसीईआरटी देती है जिसका मैक्सिमम वायबिलिटी होती है
रोजेसी 3 to 4 months. and leguminosae and solanaceae Insolency. की लॉन्ग वायबिलिटी होती है। लॉन्ग वायबिलिटी मतलब तक चल जाती है इनकी। देखो 3 to इसको 4 समझाती हूँ months. ये क्या कैसे होगा। जैसे कि सपोज करो एक हमारा फ्लावर ने एक पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करा, मतलब एक एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन निकला, एक इंसेक्ट आके बैठ गई उस पे, हमारे पोलन ग्रेन को स्टिकी नेचर दे रहा था, जिसकी वजह से हमारा पोलन ग्रेन इंसेक्ट की लेग्स में आके चिपक गया। फिर वो इंसेक्ट उस फ्लावर से उठ के सपोज किसी लैंड पे जाके बैठ गई, तो वहां पे हमारा पोलन ग्रेन पड़ा रहा। तो अगर वो पोलन ग्रेन हमारा पैडी और वीट का है तो पोलन ग्रेन 30 मिनट में ही डेड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मतलब वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो पोलन ग्रेन है रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी इनका, तो पोलन ग्रेन अगर वहां पे पड़ा रहा मतलब 10 दिन तक 15 दिन तक तो रहेगा नॉर्मल। फिर कोई सपोज करो कोई और इंसेक्ट बैठ गया उस फ्लावर के ऊपर, पोलन ग्रेन गया, फिर वो अगर इंसेक्ट जाके वापस से किसी फ्लावर के ऊपर बैठ गया तो वो वहां पे पॉलिनेशन कर सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग वायबिलिटी होती है। मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, यहाँ पे पोलन के जर्मिनेशन के चांसेस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम तक यहाँ पे जिंदा रहता है पोलन ग्रेन, ठीक है। अगर मैं एक क्वेश्चन कितने पूछूं मंथ तक रहता है जिंदा? कि पोलन की वायबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, यस क्या बोल रहे हो? बोलो बेटा क्या लॉन्ग बोल रहे हो, फिर से वायबिलिटी बोलो। कितने मंथ तक होती है? लॉन्ग वायबिलिटी हमारी मंथ तक हो सकती है, मतलब अराउंड हम बोल सकते हैं 1 से 2 महीने तक हो सकती है इनकी, या 3 भी हम इसको बोल देते हैं, ओके मैम। ठीक है। अच्छा वायबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी, कि किसी की शॉर्ट है किसी की ज्यादा है? Humidity and हम temperature. आउटर लेयर पे। वायबिलिटी Humidity and टेम्परेचर और temperature. ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, डिपेंड्स Yes, ऑन ma'am. टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। बताओ अब समझ में आ गया यहाँ तक सब? Yes, ma'am. किसी को कोई डाउट? जितने भी बच्चे हैं क्लास में? नो मैम। चलो फिर फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या है Pollen bank. हमारा, फोर्थ पॉइंट में आता है हमारा पोलन बैंक। अब देखो पोलन बैंक क्या होता है। जैसे बैंक होते हैं ना, हमारे बैंकों में हम क्या करते हैं अपने पैसे वैसे स्टोर करके रखते हैं, ऐसे ही हमारे पोलन Yes, बैंक ma'am. होता है। इन पोलन बैंक के अंदर हम क्या करते हैं अपने पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं। तो यहाँ पे टेम्परेचर पे Biopigment. क्वेश्चन आता है कि कितने टेम्परेचर पे हम पोलन ग्रेन को स्टोर रखते हैं। तो सबसे पहले लिखो पोलन बैंक क्या होता है, इट 190. इज द स्टोरेज ऑफ पोलन। और किसमें स्टोर करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। स्टोरेज ऑफ पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस। और फिर इन्हीं पोलन ग्रेन्स का हम यूज कहाँ पे करते हैं, जिनको हम स्टोर करके रखते हैं? जनरली हम प्लांट ब्रीडिंग के अंदर यूज कराते हैं इन पोलन ग्रेन्स का, या फिर अपने किसी भी एक प्लांट का। हमने देखा कि हमारे एक प्लांट के पास बहुत अच्छे कैरेक्टर्स है, उसके बहुत प्यारा वो फ्लावर बना रहे हैं, है ना, इंसेक्ट्स भी उसके ऊपर नहीं लग रहे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट है वो, तो हम उसके पोलन ग्रेन को एज ए मतलब उसके पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख लेंगे। एक अच्छा जीनोम है मतलब ये हमारे पास, तो हम इसको स्टोरेज में भी हेल्प करते हैं। स्टोरेज ऑफ जीनोम मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल हम अपने पास स्टोर करके रखना चाहते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक पोलन बैंक। बताओ समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. सबको क्लियर? चलो अब यहाँ पे फाइनली हमारा फिनिश होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरा स्टैमन की स्ट्रक्चर हमने देख लिया, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है वो देख लिया, पोलन ग्रेन क्या होता है, पोलन एनर्जी क्या होता है, पोलन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, सब हमने यहाँ तक क्लियरली देख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट। Megasporangia. अब देखो फीमेल गैमेटोफाइट हमने पढ़ा यहाँ पे, ये हो गया हमारा। तो सबसे पहले अच्छा स्ट्रक्चर तो आप लोगों को याद होगी ना, वो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये सब, Yes, ma'am. Gynoecium का पूरा structure. है ना। तो देख यहाँ पे
ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है स्टिकी स्टिकी, इसको हम बोलते हैं आपका स्टिग्मा, और ये होता है हमारा स्टाइल, और ये होता है हमारा ओपेनिंग। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे को याद आया, आपके डीपीपी में था वो क्वेश्चन, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा था। टेक्निकल नेम्स पूछे गए थे इसमें, टेक्निकल नेम ऑफ होल्स। बच्चे जो वर्ड होता है ना होल्स, होल्स का मतलब था ग्रुप, पूरा का पूरा। तो जो हम ग्रुप के लिए मतलब फ्लावर के जो पार्ट्स है ना, अगर वो ग्रुप में प्रेजेंट होता है तो उनके लिए 4 नाम यूज करते हैं, एंड्रोशियम, गाइनेशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला। पोतला। और जब हम सिंगली बात करते हैं, जब हम सिंगली बात करते हैं तो इन्हीं का एंड्रोशियम को हम लिखते हैं स्टेमन, गाइनोशियम को लिखते हैं पिस्टिल, और कैलिक्स को लिखते हैं हम आपका सेपल, और कोरोला को लिखते हैं पेटल। तो अब तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे वहां के जो आपको क्लियर हो रहे होंगे। व्यांश म्यूट योरसेल्फ। चलो, इतना हमारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम आपका नेक्स्ट। अब सबसे पहले हम देखो फीमेल गैमेटोफाइट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें सीखनी है, जैसे कि मोनोकार्पलरी क्या होता है, बाइकार्पलरी क्या होता है, हमें एक मल्टीकार्पलरी। बार स्लाइड पीछे करना। सबसे पहले स्लाइड बैक करना है। ओके मैम। चलो देखो, अब है हमारा सबसे पहले मोनोकार्पलरी। अब मोनोकार्पलरी का मतलब ये है कि हमारा क्या होगा, थैलेमस पे सिर्फ एक कार्पल। अब आप सोच रहे हो मैम ये कार्पल क्या है, बच्चा जो ये पिस्टल है ना इसी को कार्पल भी बोल देते हैं, इसी को। तो अगर ये वाली जो स्ट्रक्चर है हमारी, दिस इज नोन एज कार्पल। तो ये अगर हमारी थैलेमस के ऊपर ही तो प्रेजेंट होगी, ऐसे नीचे थैलेमस बना रहा था, स्ट्रक्चर देखी थी हमने लास्ट क्लास में, नीचे थैलेमस होता है, फिर यहीं पे ऐसे हमारे क्या प्रेजेंट होता है, एंड्रोशियम प्रेजेंट होता है। तो अगर थैलेमस पे सिर्फ ये एक ही आपका कार्पल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, मतलब सिंगल कार्पल है ना। तो ऑन थैलेमस सिंगल कार्पल। अब सिंगल कार्पल तो होगा, लेकिन अब हमें इसके अंदर भी दो डिफरेंस आ गए कि ये एक कार्पल के अंदर, जैसे कि ये मेरा थैलेमस। मैम एक बार पिछली स्लाइड खोल दोगे? जी क्या बोल रहे हो? मैम पिछली स्लाइड देखनी है एक बार, कुछ लिखना पिछली था। साइड, एक सेकेंड, ये देखो, ठीक है। मैम इससे पहले वाली। अच्छा, इससे पहले वाली ये पोलन बैंक। यस मैम। वैसे इस स्लाइड में मैं आप लोगों की आज ही आपके ग्रुप में डाल दूंगी। ओके मैम। ओके मैम, ठीक है। साथ साथ लिख रहे हो वो भी अच्छी बात है, साथ साथ लिखोगे प्रैक्टिस भी होगा आपका, बाद में लिखोगे उसके भी अलग बेनिफिट्स हैं, रिवाइज हो जाएगा आपका। तो देखो, अब ये सिंगल कार्पल के अंदर अगर सिर्फ एक ओव्यूल प्रेजेंट है तो हम उसको बोलेंगे सिंगल ओव्यूल, और अगर इसके अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है और भी ओव्यूल्स बन रहे हैं तो हम उसको बोल देंगे बस मनी ओव्यूल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको याद रखने पड़ते हैं कि एक कार्पल के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, तो उसका एग्जाम्पल होता है हमारा मैंगो, या फिर आपका कोकोनट। देव प्लीज म्यूट कर लो। मैनी ओव्यूल का एग्जाम्पल होता है हमारा पी, ये हुआ। अब मोनोकार्पलरी के बाद आता है हमारा बाइकार्पलरी, मतलब दो कार्पल्स प्रेजेंट है एक थैलेमस पे, टू कार्पल्स। अब ये दो कार्पल प्रेजेंट है, अब कार्पल हमें देखने की कार्पल प्रेजेंट कैसे हैं वो। देखो ऐसे भी हो सकता है दोनों के दोनों कार्पल फ्रीली प्रेजेंट हो, या फिर जैसे ये देखो यहाँ पे ऐसे बना दी मैंने दो कार्पल एक ही थैलेमस पे। लेकिन ऐसे भी कंडीशन हो सकती है कि दोनों को दोनों कार्पल आपस में फ्यूज्ड हो, वो भी तो कंडीशन हो सकती है ना। तो अगर दोनों के दोनों कार्पल्स आपके फ्यूज्ड हैं
तो हम उसको बोलते हैं, सिनका अगर फ्री है तो बोलेंगे एपोकार्पस, और अगर फ्यूज्ड है तो उसको बोलेंगे सिन। सिन का मतलब होता है जब आपस में कनेक्टेड होता है, सिन कार्पस। लिख लो, एपो का मतलब हुआ फ्री कार्पस और सिन का मतलब हुआ फ्यूज कार्पस। अब आया समझ में ये? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, फिर आता है हमारा नेक्स्ट मल्टी कार्पलेट। स्लाइड दिखानी है फिर से? Ma'am. हो गया, चलो आगे चलो। इवनिंग तक अपलोड हो जाएंगी ना नोट्स? नहीं, अभी अपलोड कर दूंगी, जस्ट मैं क्लास फिनिश होने के बाद ही। ओके मैम। तो सेम टाइम पे अगर आप नोट्स बनाना चाहेंगे आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी कार्पलरी, मतलब बहुत सारे कार्पल्स हैं और वो आपस में फ्यूज्ड भी हो सकता है, अपसेंट भी हो सकता है। तो उसके लिए भी सेम ही वर्ड हम लोग यूज करेंगे, मैनी कार्पल अगर है तो। मैनी कार्पल में है आपका, एक होता है एपोकार्पस और एक होता है हमारा सिनकार्पस। वही सेम वाली टर्म्स हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बस एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ पे आपके चेंज। एपो का मतलब वही फ्री याद रखोगे और इसका एग्जांपल आप याद रखोगे। इसी में मेनली एग्जांपल सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, माइकेलिया इसका एग्जांपल होता है, ठीक है। और सिन कार्पस का एग्जांपल आपको याद रखना है पेपावर। यस मैम। ये एग्जांपल आपको याद रखना है। अब माइकेलिया का ना देखो, मैंने तो खुद की एक ट्रिक ये बनाई है, M4 मैनी कार्पल या फिर M4 मल्टी कार्पल। मल्टी कार्पल में एपोकार्पस का एग्जाम्पल भी है M से, MAM। M4 मल्टी कार्पल में एपोकार्पस का एग्जाम्पल है माइकेलिया, क्योंकि यहीं से आता है जनरली, इसलिए मैंने इसी की ट्रिक बना रखी है। M मल्टी कार्पलरी में सिन कार्पस का एग्जाम्पल है P से, मतलब पकावर। ये चीज बच्चे मतलब याद तो ये रह जाता है कि एक का एग्जाम्पल माइकेलिया, एक एग्जाम्पल पेपावर है, लेकिन कंफ्यूजन ये हो जाता है कि मतलब किसका है, एपोकार्पस का पेपावर है या सिनकार्पस का माइकेलिया है। ये थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, तो इसलिए आप इसको अगर चाहें तो सेम ही ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। क्लियर इतना यहाँ तक? Yes, ma'am. चलो, इतना अब क्लियर है आप लोगों को। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी गायनोशियम, इसी को ना हम और डिटेल में समझेंगे। इसका जो मेन सबसे मेन पार्ट होता है ना, ये नीचे वाला पार्ट है, ओवरी वाला पार्ट। ये ओवरी वाला पार्ट मैं आपको यहाँ पे अब समझा रही हूँ कि आखिरकार ये वाला पार्ट के अंदर कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे देखो, ऊपर वाला पार्ट तो मैं अभी छोटा बना रही हूँ, नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगी, क्योंकि नीचे वाले पार्ट के अंदर ही मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ऐसे समझना। तो जो बच्चों हमारा ओवरी होता है ना, इस ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है छोटे छोटे लोक्यूल्स। अब वो लोक्यूल कैसे होते हैं, देखो पहले ना इसमें ये आप देखोगे, जब इसको ना माइक्रोस्कोप में आप देखोगे हमेशा ओवरी को, तो आपको ऐसे दिखेगा ये कि इसके अंदर ना छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं। जब ओवरी को अंदर से आप देखोगे तो आपको लगेगा इसके अंदर छोटे छोटे चैम्बर्स प्रेजेंट है, और हर एक चैम्बर के अंदर ऐसे प्रेजेंट है एक प्लेसेंटा। तो जो मैंने ग्रीन से बनाया ना, ये है मेरा प्लेसेंटा, और ये जो पूरा एक ये चैम्बर बनाया पूरा, इसे एक चैम्बर को ही बोलता है लोक्यूल। तो मतलब एक लोक्यूल, एक हमारा ओवरी, उसके अंदर बहुत सारे लोक्यूल प्रेजेंट हो सकते हैं, और उन लोक्यूल के अंदर सबसे पहले होता है प्लेसेंटा, फिर प्लेसेंटा से ही अटैच्ड होता है हमारा ओव्यूल। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे अटैच होता है। इस वाली स्ट्रक्चर को जो मैंने बनाया यहाँ पे बीच में छोटा सा येलो कलर से, इसको आगे मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। अभी इतना समझना, जैसे ये मैंने ऐसे बनाया स्ट्रक्चर, तो ये जो पार्ट है नीचे वाला जिससे हमारा क्या है, ये लोक्यूल से अटैच्ड है, ओव्यूल लोक्यूल से अटैच है, इसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और ये हमारा पॉइंट यहाँ पे जो एक कॉमन पॉइंट है, जो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में कॉमन पॉइंट होता है ना, इसको बोलते हैं अटैचमेंट पॉइंट, हीलम हम इसको बोलते हैं। यस मैम। इस स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पे आपका मैग्नीफाई करके दिखाया है। फिर इसी के फ्यूनिकल के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, एक माइक्रोपाइलैंड, एक चलाजालैंड, फिर न्यूसिलस होता है, इंटेग्यूमेंट्स होता है, बहुत सारे, वो आगे बताऊंगी।
अभी थोड़ा सा ना कॉमन कॉमन सा हम चीजें लेके चल रहे हैं ताकि आप लोग इमेजिन कर पाए कि एग्जैक्टली होता कैसे है। अब ये प्लेसेंटा होता है, तो प्लेसेंटा किसके अंदर प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड लॉक्यूल। हर एक लॉक्यूल के अंदर आपका प्लेसेंटा प्रेजेंट होगा। फिर उन्हीं लॉक्यूल के अंदर प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा हमारा ओव्यूल। तो लिखो फिर फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ही क्या होगा? एंड स्टॉक अराइजेस, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर निकल रही है। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? प्यूनिकल। जो किससे अटैच है? अटैच विद ओव्यूल। इतना बताओ मुझे समझ में आया क्या? यस मैम। मैम मैम इसमें लोक्यूल कितने प्रेजेंट होंगे एक ओवरी में मैक्सिमम? लोक्यूल कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि उसके अंदर कितने ओव्यूल्स प्रेजेंट है। जितने ओव्यूल्स होंगे उतने उसके अंदर लोक्यूल्स होंगे। एक लोक्यूल के अंदर एक ओव्यूल आपका प्रेजेंट होगा। अब देखो यहीं पे हमारा एक और टॉपिक बन जाता है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स, कि कितने नंबर ऑफ ओव्यूल्स मेरे एक ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब वो ओव्यूल भी ना आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने सीड्स बन रहे हैं। जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड्स बनेंगे, बिकॉज हमें पता है फाइनली कि ओवरी तो बनाती है फ्रूट, ओवरी फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाता है। तो हमारे क्या होता है, ये हमारे एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? नंबर ऑफ सीड्स के ऊपर। नंबर ऑफ सीड्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? डिपेंड्स ऑन ओव्यूल, बिकॉज जितने सीड्स बनेंगे उतने ही हमारे ओव्यूल होंगे, और जितने ओव्यूल होंगे उतने ही हमारे सीड बनेंगे। तो अगर हमारे ओव्यूल के अंदर है सिंगल सीड, मतलब एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, इसका एग्जांपल व्हीट, सेकंड एग्जांपल पैडी, नेक्स्ट मैंगो। और अगर बहुत सारे एक ओव्यूल्स है उसके अंदर प्रेजेंट, मतलब बहुत सारे सीड्स बनेंगे, मतलब मैनी सीड्स होंगे। तो मैनी सीड्स का एग्जांपल ऑर्चिड, पपाया एंड वाटर। वाटरमेलन और आपका पपाया। होता है ना वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड के अंदर इनके अंदर बहुत सारे सीड्स, ये चीज। यस मैम। अब मैं आप लोगों को ये जो स्ट्रक्चर बनाई मैंने यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को डिटेल में बना के दिखाती हूँ कि आखिरकार ये दिखती कैसी है। यहाँ तक स्लाइड चेंज कर लें हम? यस यस मैम। चलो ये देखो बच्चों, जैसे कि एक बार मैं यहाँ पे ना रफली बना दूं ताकि आप लोग इमेजिन कर पाओ सही से। ये एक मेरा लोक्यूल, इस लोक्यूल के अंदर ऐसे अटैच्ड है ये ओव्यूल। तो इस ओव्यूल की मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ यहाँ पे। ओव्यूल में नीचे ये क्या है हमारा? ऐसे प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा से एक स्टॉक अराइज हुआ ऐसे। इस स्टॉक को क्या बोल रहे थे हम? फ्यूनिकल बोल रहे थे ना। और इसी फ्यूनिकल से क्या अराइज होता है हमारा? हाइलम। हाइलम, मतलब यहाँ पे कॉमन अटैचमेंट वाला पॉइंट। और इसके ऊपर प्रेजेंट होता है हमारा पूरा ओव्यूल। ओव्यूल। ऐसे देखो, ऐसे प्रेजेंट होता है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? देखो ना, बिल्कुल उसको ना ऐसे रिलेट करके पढ़ना, जैसे हम स्टैमन में पढ़ रहे थे कि स्टैमन में आउटर स्ट्रक्चर क्या थी? अंतर की एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर हमारा मिडिल लेयर, फिर टैपेटम, और टैपेटम के अंदर क्या आता है? स्पोरोजिनस टिश्यूज। ऐसे ही यहाँ पे है, हम यहाँ पे अंदर देखा हमने कि सबसे पहले हमारे क्या ओवरी के अंदर छोटे छोटे लोक्यूल्स प्रेजेंट है। उन लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से अटैच है हमारे ओव्यूल्स। ओव्यूल्स में कौन सी स्ट्रक्चर अटैच कर रही है? फ्यूनिकल। कॉमन पॉइंट हमारा खीलम हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर ये यहाँ पे जो आउटर में जो लेयर्स है प्रेजेंट, इन लेयर्स को बोलते हैं आपका इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटीग्यूमेंट्स। आउटर वाले को बोल देंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को बोल देंगे इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है। और जैसे वहां पे स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट थे ना, यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे एम्ब्रियो सैक। न्यूसिलस। तो जैसे हमारा स्पोरोजिनस टिश्यूज क्या थे? डिप्लॉइड थे, हैप्लॉइड थे? डिप्लॉयड। डिप्लॉइड थे। तो यहाँ पे भी हमारा न्यूसिलस क्या होगा बच्चों? डिप्लॉयड। डिप्लॉइड होगा। इंटेग्यूमेंट भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। और ये वाला पॉइंट जहां से हमारा ये ओपन होता है, ओपन होता है क्या आपका इंटेग्यूमेंट, जहां पे प्रेजेंट नहीं होते, इस पॉइंट को बोलते हैं हम माइक्रोपाइलैंड। माइक्रोपाइल।
और ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे इसका जस्ट चले अपोजिट जाएं। वाला चला चला जाए। यहाँ तक क्लियर। ये नीचे स्टॉक लिख लो फ्यूनिकल, और ये ऊपर यहाँ पे इसको लिख लो हीलम। ये मैंने आपको एक ओव्यूल बनाया। इस टाइप के ओव्यूल को क्या बोलते हैं हम? आपका जो बिल्कुल स्ट्रेट ओव्यूल होता है, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जिसमें हमारा माइक्रोपाइल और हमारा फ्यूनिकल और हमारा चलाजलन तीनों के तीनों ऐसे 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है। माइक्रोपाइल, फ्यूनिकल और चलाजलन तीनों 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के मैं आपको ओव्यूल बताऊंगी। पहले मेरे को ये बताओ, ये वाला समझ में आया नहीं? इसको बोलते हैं हम सीधा ओव्यूल भी बोलते हैं। अगर इसको सीधा ओव्यूल बोल रहे हैं तो फिर उल्टा ओव्यूल किसको बोलेंगे? देखो रफली अभी बना के दिखा, ऐसे प्रेजेंट होता है जो, इसको हम बोल देंगे आपका अपोजिट, उल्टा ओव्यूल। चल, और यही हमारा जो उल्टा ओव्यूल होता है इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल ये सबसे ज्यादा कॉमन होता है किसके अंदर? हमारे एंजियोस्पर्म्स में। एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो हमेशा याद रखना, जब भी हम एंजियोस्पर्म्स पढ़ेंगे तो हम ऐसे ही ओव्यूल बनाएंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे अटैचमेंट कैसे होगा इसका? जैसे ये नीचे ओवरी है ना, तो ये हमारा लोक्यूल, तो अरेंजमेंट हमारा ऐसा होना चाहिए ना, कुछ कुछ ऐसे। एक सेकेंड, ये तो सीधा हो गया ना, ऐसे प्रेजेंट होगा थोड़ा टिल्टेड टाइप से। चलो, अब यही वाला एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर हम बात करते हैं। अच्छा, एनाट्रोपस ओव्यूल की स्ट्रक्चर में, चलो एनाट्रोपस ओव्यूल ही बना लेते हैं हम आगे। उसी के अंदर लेबलिंग मैं आपको बताती हूँ। हम स्लाइड बैक कर। एक सेकेंड, ये एनाट्रोपस वाला डायग्राम मत बनाना, ये मैंने ऐसे रफली बना दिया। ओके मैम। हो गया? चलो फिर से बताओ नेमिंग। ये ऊपर क्या है हमारा? प्लेसेंटा, फ्यूनिकल। यस, और प्लेसेंटा से हमारा अराइज होता है फ्यूनिकल। फिर ये फ्यूनिकल आगे जाके ऐसे हाइलम एंड ओव्यूल। ऐसे कुछ कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी। सेंटर में वही हमारे बनाएंगे हम न्यूसिलस। एम्ब्रियो से कहाँ प्रेजेंट होगा फिर? एम्ब्रियो से कभी बनेगा ना, अभी बना थोड़े ना। चलो ये लिखो फिर से हमारा प्लेसेंटा, फिर प्लेसेंटा के नीचे है यहाँ पे फ्यूनिकल। तो मैं एक एक पार्ट आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले देखो फ्यूनिकल क्या होता है। फ्यूनिकल क्या होता है? इट इज अ स्टॉक विच अटैच विद प्लेसेंटा, जो प्लेसेंटा के से अटैच है विद ओव्यूल। अटैच विद प्लेसेंटा, जो हमारा प्लेसेंटा के साथ अटैच है। फिर फ्यूनिकल के बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट हीलम। हीलम क्या है? बिटवीन ओव्यूल पॉइंट एंड ऑफ अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। यस। ये नोट्स ना मैं सिर्फ आपको इसलिए बनवा रही हूँ बिकॉज आप लोग बोर्ड एग्जाम्स में पढ़ोगे, और इस बार जो नीट 2023 वाला पेपर है ना, वो स्टेटमेंट वाला आएगा, 101% असर्शन रीजन वाला आएगा। अब सिर्फ पढ़ के मतलब चीजें समझ के हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर नोट्स होने चाहिए, वो भी एनसीईआरटी वाले। इसलिए नोट्स जरूर बना लेना सभी। जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ ना, आप भी कर लेना इतनी चीज। एक एक चीज मैं हैंड रिटन लिखवा रही हूँ आपको, नहीं तो हम स्लाइड्स भी यूज कर सकते थे, लेकिन स्लाइड्स में होता है ना बच्चे साथ साथ नहीं लिख पाते। फिर आता है देखो न्यूसिलस। अब न्यूसिलस क्या है बीच में? जैसे कि हमारा स्पोरोजिनस टिश्यू होता था ना वहां पे, ऐसे ही हमारा न्यूसिलस है। न्यूसिलस क्या लिखो? अ टिश्यू मास ऑफ विद टिश्यू। डिप्लॉइड सेल। सबसे पहले इसकी सेल्स क्या है हमारी? डिप्लॉइड है। डिप्लॉयड। एंड
फिर इन्हीं डिप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या होगा, हम क्या कराएंगे, जैसे स्पोरोजिनस में क्या करा रहे थे, मियोसिस करा रहे थे ना, यहाँ पे भी मियोसिस कराएंगे। और मियोसिस करके वहां पे क्या बन रहा था, क्या बन रहा था वहां पे, जब भूलना नहीं है पुराना टॉपिक, हमेशा मैं कभी भी नेक्स्ट लेक्चर पढ़ाऊंगी तो पुराना टॉपिक आपको रिवाइज होना चाहिए। वहां पे माइक्रोस्पोर बन रहा था, यहाँ पे क्या बनेगा, मेगास्पोर हमारा बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। इसी न्यूसीलस के अंदर हम मियोसिस करा के मेगास्पोर बनाएंगे हमारा। और ये बाहर वाली लेयर है हमारी आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट, और ये अंदर वाली इनर इधर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ये दोनों की दोनों इंटेग्यूमेंट भी हैप्लॉइड है, डिप्लॉइड है, डिप्लॉयड डिप्लॉयड, डिप्लॉइड है। तो दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर्स, ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जो क्या करके रखती हैं, विच एनक्लोज न्यूसीलस, न्यूसीलस को अपने अंदर एनक्लोज करके रखती हैं। एंड लेटर बाद में क्या हो जाता है इनका, कन्वर्ट इनटू सीड कोट। तो अब आपसे कोई पूछे सीड कोट हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, डिप्लॉयड, डिप्लॉइड है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर ऊपर वाला पॉइंट तो आपको पता ही है क्या है, माइक्रोपाइलैंड, माइक्रोपाइलर एंड, और नीचे वाला चलाजल, चलाजल एंड। चलाजल एंड को ना हम ये भी लिख लेते हैं, इट इज अपोजिट टू माइक्रोपाइल, अपोजिट टू माइक्रोपाइल, हमेशा अपोजिट में डायरेक्शन होगा। और माइक्रोपाइल को हम ये भी लिखते हैं कि माइक्रोपाइल वो पॉइंट है वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। तो यहाँ पे लिख लो, समझ में आ जाएगा ना, वेयर इंटेग्यूमेंट इज एब्सेंट। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि कहाँ पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट होती है, तो इट मीन्स वो आपसे माइक्रोपाइलर एंड की बात कर रहे हैं। यहाँ तक बताओ, लिख लिया सब कुछ। यस मैम, और ये वाला एनाट्रोपस ओव्यूल, इसका नाम लिख लेना, एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि क्या होता है हमारा, कॉमन होता है इन एंजियोस्पर्म्स। इसको आप ऊपर है टाइटल डाल दो ना, इस पे ऊपर हेडिंग टाइप टॉपिक का से। टाइटल, यस मैम, टॉपिक का टाइटल तो यही है हमारा, एनाट्रोपस ओव्यूल। इसको ही मैं हाईलाइट कर देती हूँ, एक सेकेंड। यस मैम, दिस इज आवर टॉपिक। नेक्स्ट स्लाइड से मैं करूंगी, टॉपिक डाल दूंगी ऊपर। क्लियर। तो देखो एक बार फिर से हम देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ के आए हैं अब तक। अब तक हम स्टार्ट कर रहे थे अपना, पहले तो हमने कार्पल देख लिए थे, 3 टाइप के कार्पल। फिर इसके बाद हम जो गायनोशियम की स्ट्रक्चर है उसका ओवरी वाला पार्ट देखा हमने, कि ओवरी के अंदर छोटे छोटे लोक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उन लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा, उसी प्लेसेंटा से अटैच होता है हमारा ओव्यूल। ओव्यूल, जितने ओव्यूल होंगे उतने ही हमारे सीड बनेंगे। तो अब हमें देखना है कि ओव्यूल कैसा दिखता है। एक मैंने आपको बताया ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, जो कि बिल्कुल स्ट्रेट होता है, माइक्रोपाइलर एंड फिनिकल और आपका चलाजल, तीनों स्ट्रेट लाइन में 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है ये। फिर हमारा सबसे ज्यादा कॉमन होता है एनाट्रोपस ओव्यूल, जो कि एंजियोस्पर्म में सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका हमने एक एक पार्ट पढ़ लिया यहाँ पे। अब क्लियर। अब यहाँ पे बच्चों एक और टाइप, मतलब जो टाइप्स ऑफ ओव्यूल है ना, ऑर्थोट्रोपस एना, ये और भी टाइप के होता है, लेकिन ना वो मैं आपको ऑलरेडी बने हुए डायग्राम से पढ़ाऊंगी, उसको बाद में करेंगे। पहले अभी हम कर लेते हैं कि इसके अंदर डेवलपमेंट कैसे होगा एम्ब्रियो सेक का। ये वाला टॉपिक ना बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने स्टेमन में क्या किया था, एंथर की वो डायग्राम बनाया था, उसकी सारी लेयर्स का फंक्शनिंग लिखा था, तो सेम हमारा ये फीमेल वाले पार्ट में किया। तो वहां पे उसके बाद हमने क्या किया था, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर मियोसिस कराया था, मियोसिस करा के 4 माइक्रोस्पोर बने थे। सेम प्रोसेस यहाँ पे कराएंगे। देखो देखो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये हमारा है टॉपिक यहाँ पे। देखो अब वहां पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमारे क्या है, न्यूसीलस, ये मैंने बना दिए न्यूसीलस। अब इन्हीं न्यूसीलस के अंदर बच्चों क्या होगा, देखो ये बहुत सारे न्यूसीलस है, मतलब न्यूसीलस क्या, इट इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे वहां पे था हमारा
वहां पे तो हम क्या कराए थे, वहां के और यहाँ में बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, वहां पे हमने क्या कराया था, उनके बीच का प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शन ब्रेक किया था। ब्रेक करके एक सेल को हम बोल रहे थे पीएमसी, बोल रहे थे। वहां पे हमने बोला था सारे के सारे पीएमसी आगे फर्दर करके डेवलप हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी अलग हो जाती है। क्या अलग हो जाएगा, इस न्यूक्लियस में से कोई भी एक जो सेल है, इस पूरे के पूरे टिश्यू में से कोई भी एक सेल डेवलप हो जाएगा। सपोज करो जो बीच वाला है ना हमारा, यही डेवलप हो गया, ऐसे। और जो बाकी के ये हमारे बच गए, ये बाकी के इसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाएंगे ऐसे। बच्चों क्लास को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं ना हम लोग, यस मैम। इसके कोई ट्यूशन वगैरह तो नहीं है, ऐसे एक्सटेंड हो गए। अब क्या हुआ है यहाँ पे, इसको लिख भी लेते हैं क्योंकि नोट्स बनाने में नहीं तो हम फिर भूल जाएंगे कि हमने क्या किया। ये लिखो यहाँ पे, वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस। अब एक और पॉइंट आ गया यहाँ पे हमारा कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेल ग्रो करेगा, कौन सा सेल डोमिनेटिंग बनेगा। कौन सा सेल होता है, जो सेल हमारा माइक्रोपाइलर एंड के पास प्रेजेंट होता है। अगर मैं इसके पास ऐसी इंटेग्यूमेंट्स बना दूं, तो जो सेल मेरा माइक्रोपाइलर, ऊपर वाला पॉइंट होता है हमारा माइक्रोपाइलर, तो जो हमारे माइक्रोपाइलर के पास प्रेजेंट होगा सेल, वही ये काम करेगा। तो वन ऑफ द सेल क्लोज टू माइक्रोपाइलर एंड। इंक्रीज करेगा इन साइज, साइज में इंक्रीज हुआ, एंड एक्ट एज, कैसे एक्ट करेगा, एमएमसी के जैसे, मेगास्पोर मदर सेल के जैसे एक्ट करेगा। जैसे वहां पे कॉलन मदर सेल, एक सेल पीएमसी के जैसे एक्ट कर रहा था, यहाँ पे भी एक सेल एमएमसी के जैसे एक्ट करेगा और बाकी के सारे सेल्स उसके चारों तरफ आके इकट्ठे हो जाएंगे। और इसके अंदर क्या दिखेगा अब हमें, डेंस साइटोप्लाज्म विद मोर साइज। देखो जो हुआ मैंने सारा लिखवा दिया आपको, तो जब भी नोट्स पढ़ोगे आप लोग, आपको रिमाइंड हो जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे हमने क्या कराया था। फिर अब क्या कराएंगे हम इसके अंदर, ये जो सेल है, इस सेल के अंदर हम कराएंगे मियोसिस। सबसे पहले मैंने कराया मियोसिस 1। अब जैसे ही मैंने मियोसिस 1 कराया तो मेरे पास 2 सेल्स बन गए। ये जो बीच वाला ब्लू वाला सेल है ना, ये ब्लू वाला सेल ऐसे बन गया, और इसके चारों तरफ वाले जो सेल्स हैं इनको अब मैं बना रही हूँ आपका येलो से, ताकि हम थोड़ा अलग दिखा पाए अब इनको। ये बन गया। इस स्ट्रक्चर को अब मैं बोलूंगी डायड ऑफ सेल। ये बन गया मेरे सेल का डायड। पहले मियोसिस 1 कराया, अब मैं कराऊंगी इसके अंदर मियोसिस 2। मियोसिस 2 कराऊंगी तो फिर अच्छा, ये हमारा क्या था, डिप्लॉइड था, अब ये बन गया हैप्लॉइड। अब मियोसिस 2 कराऊंगी तो तब भी तो हैप्लॉइड ही रहेगा ना। यस मैम। तो ये बन गए मेरे अब यहाँ पे 4 सेल। इन चारों सेल्स के साइड में हमारे ये छोटे छोटे येलो येलो सेल्स। अब इन चारों के चारों सेल्स में से क्या होगा, इसको पहले तो लिखो, हम इसको बोलेंगे टेट्राड ऑफ सेल। टेट्राड ऑफ सेल मतलब सेल्स का ही टेट्राड है। इन टेट्राड ऑफ सेल में से क्या होगा, मेरी 3 सेल्स तो हो जाएंगे डीजेनरेट, डीजेनरेट हो जाएंगी 3 सेल्स। 3 सेल्स डीजेनरेट हो गई। अब आगे ना सिर्फ ये जो एक सेल है हमारा, मतलब एक मेगास्पोर है, वही आगे डिवाइड करेगा। इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। जैसे कि अगर हम कंपेयर करें इसको
माइक्रोस्पोरोसिस, वहां पे चारों के चारों डेवलप हो रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? डीजनरेट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारा 3 डीजनरेट हो जाएंगे, एक हमारा डेवलप करेगा। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं मोनोस्पोरिक। ठीक है, चलो इतना हमारा क्लियर हुआ। फिर इसके बाद अब हमें क्या कराना है, इस तो एक ही मैं तो 3 तो डीजनरेट हो गए, अब मेरे पास बच गया सिर्फ एक, मैंने इसी को उठा लिया यहाँ पे, ये हुआ मेरा फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। अब मैं इसके अंदर फर्दर डिविजन्स कराऊंगी। बताओ स्टार्ट करें नेक्स्ट स्लाइड से, स्लाइड चेंज कर ले। स्टार्ट करते चलो देखो, मैं एक मिनट स्लाइड बैक कर ये लो। ओके मैम। इसको लिख लो फिर से, फंक्शनल। ये टॉपिक लास्ट वाला ही कंटिन्यू है हमारा, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से। अब इसके अंदर मुझे क्या कराना है, बिकॉज मुझे पता ही मेरा क्या है, हैप्लॉइड है, तो अब कौन सा डिवीजन कराएंगे इसके अंदर? माइटोसिस। माइटोसिस, जैसे लास्ट में हमने कराया था, एग्जैक्टली वही। अब हमने करा दिया यहाँ पे फिर से माइटोसिस। अब माइटोसिस होगा तो कितने सेल्स बन जाएंगे इसके अंदर? तो इसे फ्री न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं ना। हाँ, फ्री न्यूक्लियर, क्योंकि यहाँ पे हम क्या कराएंगे, देखो जैसे हमने पढ़ा था ना, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ रहे थे, वहां पे मैंने बताया था कि कभी कभी क्या होता है ना, आपका कैरियोकाइनेसिस चलता रहता है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, उसको बोलता है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। तो यहाँ पे वही हो रहा है, जो हमारा ये न्यूक्लियस है ना बीच का, मतलब ये न्यूक्लियस कैरियोकाइनेसिस दिखा रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। फिर देखो फिर से हम कैरियोकाइनेसिस ही कराएंगे, तो अब कितने न्यूक्लियस बन जाएंगे इसके अंदर? 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर से करेंगे 8। मोनोसाइट कंडीशन। इसको लिख लो यहाँ पे, प्री न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवीजन। डिवीजन। प्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब नो साइटोकाइनेसिस। इसको बोल देना 2 सेल स्टेज, इसको बोल देना 4 सेल स्टेज, इसको बोल देना 8 सेल स्टेज। ये नाम तो लिख लोगे आप लोग। मैम 8 न्यूक्लियाई स्टेज। अब इसी 8 न्यूक्लियाई स्टेज से हम अपना पूरा एम्ब्रियो सेक बनाएंगे। देखो कैसे बनाएंगे, क्या किया हमने, इसके अंदर से जो 8 न्यूक्लियाई थे इनका थोड़ा सा अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, ये देखो 3 न्यूक्लियाई को तो एक पोल पे रख दिया, 3 न्यूक्लियाई को दूसरे पोल पे रख दिया, और 2 न्यूक्लियाई को उठा के सेंटर में रख दिया हमने। फिर क्या कराया इसके अंदर हमने, जैसे ही हमारा ये हुआ देन इसके बाद हमने करा दिया इसके अंदर सेल वॉल फॉर्मेशन, या फिर वॉल फॉर्मेशन लिख लो बस। अब जैसे ही वॉल फॉर्मेशन हुआ, वॉल फॉर्मेशन कितने सेल्स के अंदर हम कराएंगे, ऊपर वाले 3 सेल्स के अंदर कराएंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे हम न्यूक्लियाई के अंदर ऐसे वॉल फॉर्मेशन करा दिया तो मतलब 3 में बन गए। फिर यहाँ पे भी हमने ऐसे वॉल्स बना दिए इन तीनों न्यूक्लियाई के चारों तरफ, तो यहाँ पे हमारा ये ऐसे बन गया, और सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई हमारे एज इट इज रहेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, लेकिन अगेन एक और चीज, जो ये ऊपर हमारे सेल्स बने 3, इनको हम बोलेंगे आपके एंटीपोडाल सेल्स, जो तीनों सेल्स बने। और ये नीचे जो कॉर्नर वाले 2 सेल्स हैं जिनके यहाँ पे ऐसे थिकनिंग प्रेजेंट, मतलब माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होता है, इनको हम बोलते हैं आपका फिलीफॉर्म apparatus। सिनर्जिड सेल्स। ठीक है, और जो हमारा सेंटर वाला है, मैम आपने वो फिलीफॉर्म apparatus। यस ये फिलीफॉर्म वाला, ये यहाँ पे जो हमारे सिनर्जिड सेल्स होते हैं ना दोनों, इनके अंदर से फिलीफॉर्म apparatus प्रेजेंट होता है, विलाई लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, एंटीपोडाल सेल्स
वो किस डायरेक्शन में बनेगी, चलाजल एंड में या फिर माइक्रोपाइल एंड में? चलाजल। बनेगी। इसको याद रखने का तरीका ये है, बिकॉज ये हमारा एग है, फर्टिलाइजेशन इसके साथ कराना है, तो यहीं पे हमारा क्या होगा, यहीं पे हमारे कोई इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि यहीं से पोलन ट्यूब आएगी और इसके साथ फर्टिलाइजेशन करेगी। तो ये है हमारा माइक्रोपाइल एंड, माइक्रोपाइल। बिकॉज यहाँ पे कोई हमारा इंटेग्यूमेंट नहीं है। एंटीपोडाल कहाँ पे होता है हमारे, चला जाएंगे। डन। अब इसको हम बोलते हैं, जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम बोलते हैं आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज। अब क्यों बोल रहे हैं इसको बताना, समझ में आया क्या? और इसी को बोलते हैं हम आपका एम्ब्रियो सेक। देखो आया पूरा एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट समझ में, कैसे हमारा एम्ब्रियो सेक बना? यस मैम। आ गया यहाँ तक? और ये बीच में हमारे क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई हमारे। बोलो बच्चों सबको आगे यहाँ तक समझ में आया? एक बार पूरा रिवाइज मैम, कर ले all कैसे clear। किया हमने। हमने पहले सबसे पहले अपना एनाट्रोपस ओव्यूल बनाया, उसकी सारी स्ट्रक्चर्स लिख दी, फ्यूनिकल इंटेग्यूमेंट क्या होता है उनका एक्सप्लेनेशन लिख डाला। फिर उसके बीच में था हमारा सेंटर में न्यूसिलस जो था हमारा डिप्लॉइड, तो हमने उसके अंदर क्या कराया, हमने देखा उसमें से एक सेल है जो माइक्रोपाइलर एंड के क्लोज है, उसने अपने अंदर डेवलपमेंट कर लिया, साइज बड़ा कर लिया, डेंस साइटोप्लाज्म हो गया, जो बाकी की थी वो सारी की सारी साइड में आ गई। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसमें से क्या हुआ, उसी सेल का जो हमारा साइज बड़ा हुआ तो उसी को हमने फर्दर लेके गए, उसके अंदर म्योसिस कराया तो 2 में कन्वर्ट हो गया डायड ऑफ सेल, फिर से म्योसिस 2 कराया तो टेट्राड बन गया। अब जैसे ही टेट्राड बना उनमें से 3 तो हो गई डीजनरेट, एक आगे डेवलपमेंट करेगी। इस प्रोसेस को बोलता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, जहां पे हमारी 4 में से एक आगे डेवलप करती है, 3 डीजनरेट हो जाती है। जो हमारा आगे डेवलप करा उसको बोला फंक्शनल मेगास्पोर, उसने माइटोसिस कराया, 2 न्यूक्लियाई बने, और माइटोसिस ये कैसे होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन वाला होगा जहां पे कोई साइटोकाइनेसिस नहीं कराएंगे। 2 न्यूक्लियाई, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियाई स्टेज बन गई। 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट करा दिया, 3 एक पोल पे, 3 एक पोल पे, 2 सेंटर में। जो एक पोल पे चलाजल एंड की साइड में बनेंगे उनको बोलेंगे एंटीपोडाल सेल्स, और जो हमारे माइक्रोपाइलर एंड की साइड बनेंगे उसमें बोलेंगे 2 सिनर्जिड, और एक है हमारा एग सेल, सेंटर में हमारे पोलर न्यूक्लियाई। एंटीपोडाल सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, हैप्लॉइड। मतलब फंक्शनल मेगास्पोर से जितने पार्ट बने ये सब के सब हमारे हैप्लॉइड है, क्योंकि हमेशा एक हैप्लॉइड बॉडी का ही फॉर्मेशन करेगी ये चीज। यस मैम। समझ आया? तो अब बच्चों देखो यहाँ पे हमने देखा कि हमने क्या करा, न्यूसिलस से या फिर एमएमसी से, एमएमसी लिख लो, एमएमसी से बनाया मेगास्पोर। कितने मेगास्पोर बने, एक, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर इस मेगास्पोरोजेनेसिस को आगे, ये यहाँ पे तो हमने कराया था मियोसिस, और यहाँ पे हमने कराया माइटोसिस, से बन गया हमारा एम्ब्रियो सेक। जो कि एम्ब्रियो सेक क्या होता है, 7 सेल 8 न्यूक्लियाई स्टेज होती है। तो आगे समझ में इसकी पूरी? यस मैम। चलो अब लिख लेते हैं हम अपनी एंटीपोडाल्स। अच्छा वैसे इनके बारे में लिखने की तो जरूरत है नहीं, ये तो पता है। एंटीपोडाल सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, टुवार्ड चलाजल एंड प्रेजेंट होंगी, जिनका काम क्या होता है, हमारा इस एम्ब्रियो सेक को फूड पास करने का काम होता है एंटीपोडाल सेल्स का सिर्फ। और ये हमारा जो बीच में पार्ट होता है ना पूरा, ये जो खाली स्पेस बच जाता है यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेल। देखो इसको ना थोड़ा सा हाईलाइट में कर देती हूँ यहाँ पे, ये वाला पार्ट। इज नोन एज सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल क्या है, हमारा हैप्लॉइड है जिसके अंदर 2 न्यूक्लियाइस प्रेजेंट होंगे, एंड फिर वे किसी दूसरे जब मेल गैमीट आएगा उसके साथ फ्यूज करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसको हम बोलते हैं आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, फिर ये हमारे सिनर्जिड सेल, सिनर्जिड सेल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे प्रेजेंट होता है। इनके बॉटम में एक थिकनिंग प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सेलुलर थिकनिंग, या फिर हम इसको बोल देते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस भी। इसको भी लिख लो यहाँ पे, फिलीफॉर्म
apparatus. apparatus। और इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, जब हमारी पोलन ट्यूब आएगी ना guide करता है। पॉलिनेशन के बाद, तो पोलन ट्यूब जब आएगी उस पोलन ट्यूब की एंट्री को ये गाइड करेंगे, पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाएंगे कि आपको कहाँ पे जाना है, एग कहाँ पे है, कहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई है। Yes, ma'am. इसी पॉइंट पे लिख लो, गाइड करेंगे एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब। इनसाइड सिनर्जिड, ठीक है। फिर हमारा ये पूरा का पूरा बन गया स्ट्रक्चर। फिर एक वर्ड हम यूज करते हैं एग एपरेटस। एग एपरेटस किसको बोलते हैं, हमारा एग सेल प्लस 2 सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम एग एपरेटस। बस इसके अंदर एंटीपोडाल सेल्स इन सबको इन्वॉल्व नहीं करते। एग एपरेटस वो एपरेटस है जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करेगा, Okay, ma'am. हेल्प करता है इन फर्टिलाइजेशन। बताओ यहां तक आ गया समझ में? यस मैम। ओके, अब हमारा बस एक टॉपिक रह गया, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। अब टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को ना मैं आपको डायग्राम्स बना के, खुद से बनाना ना ज्यादा टाइम लगेगा, इससे बेटर ना 1 सेकंड देना मेरे को, मैं आपके डायग्राम्स निकाल लेती हूँ गूगल से। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं टाइप ऑफ ओव्यूल। हाँ, एक पे आता है जिसका हॉर्स शू शेप होता है ना, उसमें उससे आता है क्वेश्चन। ये देखो विजिबल है ना टाइप्स ऑफ ओव्यूल। तो देखो टोटल हमारे होते हैं 6 टाइप के ओव्यूल्स। अब इनमें सबसे पहला होता है हमारा एट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, कैमाइलोट्रोपस, सिनोट्रोपस। अब इनके ना देखो मैं एग्जांपल्स आपको लिखवाती हूँ, बिकॉज एग्जांपल्स पे क्वेश्चन आ जाता है। ये जो एट्रोपस दिख रहा है ना बच्चों, एट्रोपस में कंफ्यूज मत होना, इसी को हम बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस, जिसकी मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनवाई थी आपको, इसी को बोलते हैं ऑर्थोट्रोपस। इसके अंदर क्या है, माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकल, और हमारा तीनों के तीनों उसमें 90 डिग्री पे प्रेजेंट होता है। तो इसका एग्जांपल होता है हमारा पोलीगोनम, ये हमारा एग्जांपल हो गया। फिर आता है हमारा एनाट्रोपस, एनाट्रोपस का एग्जांपल होता है हमारा हेलिएंथस। स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा आता है एम्फीट्रोपस, एम्फीट्रोपस का एग्जांपल्स भी लिखो, रेड कलर से लिख लेता है। हमारा एम्फीट्रोपस का एग्जांपल होता है कैप्सिला। और यहीं पे क्वेश्चन आता है, इसको ना हम हॉर्स शू शेप भी बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन यहाँ से आ गया था नीट में, तो जब से नीट में क्वेश्चन यहाँ से आया ना, तब से हम इस टॉपिक को पढ़ने लग गए हैं, टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स को। फिर आता है हमारा हेमी एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस का एग्जांपल है रैननक्यूलस। कैमाइलोट्रोपस का एग्जांपल है कैपेरिस एंड मस्टर्ड। सिनोट्रोपस का एग्जांपल है आपका ओपनटिया। ओपनशिया। अब शेप इनकी याद रख लें, देखो ऑर्थोट्रोपस में से बिल्कुल स्ट्रेट होता है, एनाट्रोपस में हम इसको बोल देते हैं उल्टा ओव्यूल है। एम्फीट्रोपस के अंदर क्या होता है, एम्फीट्रोपस में ना थोड़ा सा ना ऐसे हॉर्स शू शेप सा बन जाता है। ये देखो यहाँ पे ओव्यूल कैसे दिख रहा है आपका, इस टाइप से। यहाँ पे क्या आता है, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट, मतलब वर्टिकली बिल्कुल प्रेजेंट है हेमी एनाट्रोपस में। हेमी में ऐसे बोल देते हैं जो इसका माइक्रोपाइलर पॉइंट और जो हमारा चलाजल है, ये ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एक लाइन में प्रेजेंट होता है। कैमाइलोट्रोपस के अंदर क्या होता है, जो हमारा ओव्यूल होता है वो कर्व्ड शेप होता है। और सिनोट्रोपस में क्या होता है, हमारा सिनोट्रोपस में आपका जो चलाजल पॉइंट है, सॉरी चलाजल ये और ये माइक्रोपाइलर है, ये अपवर्ड फेस करके रखता है हमारा, बिल्कुल ऐसे।
बस शेप के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कभी कभी यहाँ पे। जनरली आप वही करना, अपना जो मैंने आपका पीडीएफ अटैच किया हुआ ना, उस पीडीएफ से देखना, आप लोगों को समझ में आएगा क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं। उस पीडीएफ में मैंने, वैसे इसमें है तो मिक्स क्वेश्चन, अब आपको सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा आप पढ़ चुके हैं, टॉपिक कौन सा है। वैसे मैक्सिमम देखो हम चीजें कर चुके हैं, आपका मेनली चीजें कर चुके हैं ना हमारा, तो आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आप बोलो तो मैं एक बार वो पीडीएफ